हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है संगम युग। चलिए इनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। संगम युग दिया गया है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। यानी कह रहा है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से लेकर दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास हमें जो दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास है उसका ज्ञान हमें जिस चीज से प्राप्त होता है उसको संगम साहित्य कहा गया है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी, यानी समूह होता है जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। संगम का मतलब होता है मिलन। संगम में गोष्ठी में तमिल क्षेत्र के जो कवि थे, विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे थे, वो एकत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक, कवि जो थे वो लेखक भी थे, उसने अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। यानी ये कवि की जो गोष्ठी थी, संगम थी, मिलन था। इसमें कवि क्या करते थे कि अपने जो रचना करते थे उन बातों को, उन विषय को सभी कवियों के सामने, विद्वान लोग के सामने रखते थे, प्रस्तुत करते थे और उस पर जब सभी लोग की सहमति हो जाती थी तो उनको साहित्य के रूप में प्रकाशित कर दिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। जब पांड्य वंश का शासन था तो प्राचीन काल में तो पांडव वंश के शासन के समय 3 बार संगम का आयोजन किया गया, यानी 3 बार गोष्ठियां हुई। इसमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई और ये जो मिलन हुआ था, गोष्ठी हुई थी, संगम हुआ था, इसी में जिस साहित्य को प्रकाशित करने की संज्ञा दी गई, प्रकाशित करने की जो अनुमति दी गई, उन्हें ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान किया गया है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। अब जो संगम साहित्य थे उस संगम साहित्य को 3 भाग में बांट करके प्रकाशित किया गया। एक है पत्तु पातु, दूसरा है इथु थोके तथा तीसरा है पादीनैन कोल कनकु। तो ये 3 भाग थे संगम साहित्य के। अब आगे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। यानी तिरुवल्लुवर जो साहित्यकार थे या कवि थे या लेखक थे, उसके द्वारा कुराल तमिल साहित्य का ग्रंथ लिखा गया। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक जीवन एवं पढ़ने से संबंधित था। और इस कुराल जो तमिल साहित्य है, इसमें इसका जो विषय वस्तु है, इसमें जिन बातों को बताया गया है वह है आचार शास्त्र, राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में एवं पढ़ने से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 संगम साहित्य, अब देखिए 3 संगम हुआ था और ये 3 संगम कहाँ कहाँ हुआ था, स्थान दिया गया है और इसके तीनों संगम के अध्यक्ष कौन थे, संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ, यानी तीनों संगम में किन किन ग्रंथों को संकलित किया गया था, किन किन ग्रंथों को प्रकाशित करने की अनुमति मिल गई थी, उनके बारे में दिया गया। तो प्रथम संगम जो हुआ था वो हुआ था स्थान था, जगह था मदुरा और अध्यक्ष थे अगस्त अक्टियम। ठीक, अब ग्रंथ थे पारिपदाल मदुनारे। उसके बाद है इसमें पूर्व वर्ष दिया गया है समुद्र में विलीन मुदु कुरकु तथा कलारी आवेरी। कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं, लेकिन इस ग्रंथ में कोई भी अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। दूसरा जो
संगम हुआ था वो हुआ था, जगह था कपाटपुरम, 3700 वर्ष पूर्व हुआ था। अलेवाई जो समुद्र में विलीन है। अब देखिए अध्यक्ष जो थे अगस्त ही थे अध्यक्ष, और ग्रंथ जो संकलित किए गए थे वो तोल्कापियम था, जो तमिल व्याकरण कहलाता है, और इसके रचनाकार भी तोल्कापियर थे। इसके रचनाकार तोल्कापियर थे और ग्रंथ का नाम था तोल्कापियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। तीसरा संगम जो हुआ था वो हुआ था मदुरा में। मदुरा में हुआ था 1850 वर्ष पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे नकीरा, और ग्रंथ थे नेदु नथोके, कुरु नथोके, नत्रिनई, एनकुरु, भूरु, पारी, परिपादल, कुथु, वरी, पेरिसे तथा सित्रेसे आदि। तो ये सारे ग्रंथों की रचना हुई थी तीसरे संगम काल में। आगे बढ़ते हैं। कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक्कुरसु यानी अप्पार ने किया था। यानी कह रहा है कि कवि और विद्वानों के लिए परिषद के लिए संगम नाम का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम ये अप्पार ने ही किया था, जिसका नाम तिरुनाबुक्कुरसु था। ठीक है, ये शैव संत थे, यानी भगवान शिव को मानते थे, और शैव को मानने वाले को नैनार कहा जाता था दक्षिण भारत में। आगे बढ़ते हैं। इलोंगोकृत शिल्पादिकारम, इलोंगोकृत शिल्पादिकारम, पायलों का गीत, यानी इस शिल्पादिकारम का मतलब होता है पायलों का गीत, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है, यानी बौद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कननगी एवं नर्तकी माधव की प्रेम कहानी वर्णित है शिल्पादिकारम में। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी, यानी मदुरा जो क्षेत्र था उसके एक व्यापारी था जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो था शीतलेश तनार ने मणि मेखले की रचना की। शीतलेश तनार ने मणि मेखले की रचना की है, मणि मेखले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी शामिल है। इसमें जैन प्रभाव है, इसमें जैन प्रभाव भी दिखाई देते हैं, यानी जैन ग्रंथ के भी प्रभाव इसमें दिखाई देते हैं। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेखले जो कोवलन भी कहलाता है एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है, यानी मणि मेखले में। इस ग्रंथ की जो कहानी है वो दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है, और इसका महत्व जो है वो क्या है, धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दंडनाथ यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है, यानी संगम काल जब बीत जाता है उसके बहुत बाद के समय में जीवक चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्कक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्कक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। यानी जीवक चिंतामणि की रचना तिरुक्कक देवर था और ये चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण है। तोल्काप्पियम जो है ये तमिल का व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें है तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध रचना है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कंबन की इरामवतारम, कंबन के द्वारा लिखित इरामवतारम। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक है अक्कम और दूसरा है पूरम। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग से है। अक्कम काव्य जो भी है उसका जो मूल विषय है वो प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जबकि पूरम काव्यों का विषय जो है वो युद्ध से संबंधित है। यानी पूरम जो विषय से पूरम काव्य जो है उनका जो विषय है जैसे युद्ध के बारे में उसमें बताया गया है, लेकिन अक्कम काव्यों में प्रेम के बारे में बताया गया है। किन किन के बीच था प्रेम, था राजा थी, रानियां थी, उनके बारे में बताया गया है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्यों का विवरण प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि तमिल प्रदेशों में ये तीनों वंश ने शासन किया था, चोर, चेर और पांड्य। और चोल का जो शासनकाल था सबसे लंबा था और सबसे सफल साम्राज्यों में से एक था चोल साम्राज्य। उनके राजा भी बहुत योग्य थे। तो संगम साहित्य में हमें इन 3 राज्यों के बारे में विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल जो था, केरल का क्षेत्र पांड्य राज का था और उत्तर पूर्व में जो आप देखेंगे तो उत्तर और पूर्व तो चोल था और दक्षिण के पश्चिम में जो था वो चेर था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य था, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किए हैं। ये पन्नार तथा दक्षिण बेलारू नदी के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा कारिकल था। यानी कह रहा है कि चोल जो था ये पेनार और दक्षिण बेलारू जो नदियां थी उनके बीच में अवस्थित साम्राज्य था और इसकी जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम कारिकाल था। कारिकाल ब्राह्मण माता अनुयायी था, यानी ब्राह्मण धर्म को मानते थे और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे और ब्राह्मण धर्म को ये राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। पुहार पतन जो था एक बंदरगाह था और उसका निर्माण भी कारिकाल के समय में ही किया गया था, जहां पर जहाज आकर के रुकते थे, सामान लादे जाते थे। यानी इसका मतलब है कि हिंद महासागर क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में व्यापार होता था चोल के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बंधवाया था तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अब पेरू नानू नदुपादे में कारिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। पेरू नानू नन्नुपादे जो ग्रंथ है उसमें कह रहा है संगीत के जो 7 स्वर है उनके विशेषज्ञ थे कारिकल और इसने सिंचाई के लिए कावेरी नदी पर बांध बनाने का काम किया था। यानी कृषि व्यवस्था को यह बल प्रदान किया था क्योंकि साम्राज्य के आय का स्रोत कृषि था। संगम युग का दूसरा राज चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। आज जो आप केरल देख रहे हैं यहीं पर चेर राजवंश शासन कभी किया करते थे। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए जिसने है उदयन जीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदू जीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेन गुट टूबन 180 ईस्वी में ये राजा हुए चेर राज्य के। सेन गुट टूबन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। पत्नी नामक जो धार्मिक संप्रदाय थे उसको समाज में जगह दिया था सेन गुट टूबन ने। आगे बढ़ते हैं। संगम युग का तीसरा राज पांड्य का था
जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। यानी पांड्य राज जो था दक्षिण भारत में, उसकी राजधानी उस समय मदुरा हुआ करती थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। यानी पांड्य राजाओं में जितने भी पांड्य वंश के राजा हुए, उसमें नेंडुजेलियन जो था वो सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संगम युग। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चच्चान या अमाई चच्चार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसमें नालवे कहा जाता था। राजधानी में जो राजसभा हुआ करती थी उसको नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। यानी ये संस्था जो थी ये न्याय का कार्य करती थी। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होती थी। यानी राजा का जो पद था वो सर्वोपरि था। सभी निर्णय सबसे ऊपर स्तर पर राजा के समक्ष ही होता था और राजा के निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जाती थी। उससे बड़ी कोई संस्था ही नहीं होती थी। तो यानी केंद्रीय धुरी जो था वो राजा ही हुआ करते थे। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। दक्षिण भारत में जो राजा के न्यायालय होते थे उसे मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के लिए, अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। न्याय के संदर्भ में कहा रहा है कि जो लोग चोरी करते थे, गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे, जो समाज की बुराई करते थे, समाज में अव्यवस्था फैलाने का काम करते थे, उन लोगों को दंड दिया जाता और दंड का जो प्रावधान था उनके लिए वो मृत्यु दंड था। दो एक तरह से कठोर दंड माना जाता है। झूठी गवाही देने वाले पर जीभ काट ली जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम काल में कह रहा है जो लोग झूठी गवाही देता था लालच में आकर के उनकी जीभ काट ली जाती थी। तो न्याय व्यवस्था बहुत ही उत्तम प्रकार का था। आगे बढ़ते हैं। भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। साम्राज्य के टैक्स का जो स्रोत था, आय का जो स्रोत था, वो भूमि से लिया जाने वाला कर था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, राजा के द्वारा सिंचाई के प्रबंध किए जाते थे, कृषि व्यवस्था के विकास पर बल दिया जाता था और इसी प्रकार का रहा है भूमि कर जो था वो नगद भी लेते थे और अनाज जो फसल उगता था उस फसल भी टैक्स के बदले ले लिया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टैक्स कितना लिया जाता था तो कुल उपज का 1/6 यानी छठा भाग लिया जाता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है राजा की रुपया की, तो उस स्थिति में क्या करते थे, राजा अपने मर्जी से उसको टैक्स को बढ़ा भी सकते थे। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली की जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि संगम काल में दक्षिण भारत से बाह्य क्षेत्रों में व्यापार होता था, समुद्र मार्ग से व्यापार होता था, जिस पर सीमा शुल्क लिए जाते थे व्यापारी से और चुंगी वसूल की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। सेना चतुरंगिनी होती थी। चतुरंगिनी का मतलब इसमें सेना के कई पक्ष थे, जिसमें अश्व घोड़े वाली सैनिक थी, गज का मतलब हाथी वाली सैनिक थी, रथ सवारी वाली सैनिक थी और पैदल सिपाही की सैनिक हुआ करती थी। नागरा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नागरा का मतलब ढोलक बजाकर के सैनिकों को क्या किया जाता था, कोई युद्ध लड़ने के लिए या युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जाता था। शंख बजाकर के भी ऐसा किया जाता था। आज जो शंख क्यों बजाया जाता था, आज जब मंदिर में पूजा पाठ होते हैं तो उस समय उस शंख का उपयोग किया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। उस समय जब युद्ध होता था और सैनिक की जब उस युद्ध में मृत्यु हो जाती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी, वो मर जाता था, तो उनकी पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा का प्रचलन था, आज भी है। आगे बढ़ते हैं। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा जो होते थे उनकी जहाँ वो रहते थे, उनका जो घर था, रेसिडेंस था, और उनकी रक्षा के लिए एक महिला की टुकड़ी भी हुआ करती थी जो रक्षा का काम करती थी। और ऐसा आप मौर्य काल में देखेंगे कि अशोक महान जो राजा था वो भी क्या होती थी, वो भी महिला की एक टुकड़ी से सुरक्षा कवच के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे।
आगे बढ़ते हैं। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जल घड़ी के माध्यम से समय के बारे में पता लगाया जाता था कि कितना बज रहा है, 8 बज रहा है कि 9 बज रहा है कि 12 बज रहा है कि शाम के 6 बज रहे हैं, इस तरह से पता लगाया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। कह रहा है ब्राह्मण लोग जो थे वो संगम प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित और उच्च माने जाते थे और वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, और इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। और कोई व्यक्ति या कोई डाकू या कोई असामाजिक तत्व यदि ब्राह्मणों की हत्या करता था तो इसको सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। लेकिन संगम काल के जो ब्राह्मण थे वो मांस भी खाते थे और सूरा का मतलब तारी उरी दारू शराब जो होता है ये सब वो पिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पैसा कृषि कर्म था। तो सबसे संगम काल में देखेंगे सबसे जो ऊंचा वर्ग था वो ब्राह्मणों का था, उससे नीचे जो था वो बेल्लार वर्ग का था, जो एक तरह से कृषि कार्य करते थे, जो कृषक थे, किसान थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा गया है। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछे जाने योग्य है। संगम साहित्य में जो व्यापारी वर्ग थे उनको बेनीगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में कह रहा है दास प्रथा नहीं था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग देख लेती है। पुलयन ये दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी और पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। आज जो चारपाई चटाई बनाए जाते हैं उसको ही दस्तकार कहा जाता, दस्तकारों के द्वारा बनाए जाते थे और उस समय उसे पुलयन कहा जाता था संगम काल में। एनियर शिकारियों की एक जाति थी जो शिकारी करता था, जीव जंतु की हत्या करता था, पशु पक्षी की हत्या करता था, शिकारी लोग होते थे, उनको एनियर कहा जाता था। और तीसरा है मलबर, लूटपाट करने वाली जो जाति होती थी उनको मलबर कहा जाता था। आज उसको लुटेरा कहा जाता है, उस समय उनको मलबर कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। विवाह को एक संस्कार माना जाता था और ये अच्छा संस्कार के श्रेणी में रखा जाता था, इसलिए इसको मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार, हिंदू जो धर्मशास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, उसमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए और ये याद रखेंगे। ये जो 8 प्रकार है विवाह के, ब्रह्म विवाह, देव, आश्र, प्रजापत, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैचास का उल्लेख मिलता है। इन 8 विवाह का उल्लेख मिलता है। ये गांधर्व विवाह जो है, गांधर्व, ये प्रेम विवाह जो आज हो रही है, प्रेम विवाह को ही गांधर्व विवाह कहा गया है। और राक्षस विवाह जो होता था, ये क्या होता था, जोर जबरदस्ती, जैसे मान लीजिए कन्याएं सोई हुई है और उनको खाट समेत उठा के ले जाता है, चोरी छिपे उठा के ले जाता है, इनको राक्षस विवाह के श्रेणी में रखा जाता है। पैचास जो विवाह था, पैचास में ये होता था कि जादू टोना के माध्यम से उनको पहले उनके माइंड वॉश किया जाता था, उस प्रकार उनको बहला फुसला करके उनसे शादी किया जाता था। तो ये 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन। और वर्तमान में जो हम लोग के यहाँ माता पिता की सहमति से जो विवाह शादी होती है कर्मकांड विधि से, तो उसको ब्रह्म विवाह की श्रेणी में रखा गया है। अब चलिए परिणय विवाह के बारे में। परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतैनी कहा गया है। एक पक्षीय परिणय को किकरने और अनुचित परिणय को पेरुंदरने कहा गया। यानी जब मान लीजिए लड़की पक्ष यदि तैयार है, लड़का पक्ष तैयार नहीं है, तो उसको कह रहा है केकिने कहा गया है, और अनुचित परिणय को पेरुनंदे, यानी जिसमें कोई पक्ष तैयार नहीं है उसको पेरुनंदे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था, यानी चावल जो था मुख्य खाद्यान्न, मुख्य फसल था, यानी खाने पीने की जो मुख्य अनाज थी वो चावल थी। चावल अधिक लोग चावल का सेवन करते थे, इसलिए मुख्य खाद्यान्न के श्रेणी में रखा गया है। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था।
और चावल को क्या किया जाता था, दूध में मिलाया जाता था और इसी को सांभर करते। आज भी आप दक्षिण भारत यात्रा पर जाएंगे या घूमने जाएंगे कहीं तो आपको सांभर खाने को मिलेगा, और दिल्ली उल्ली के क्षेत्रों में भी ये खाने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नर्तक नर्तकियां व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व बिडेलियर कहा जाता था। जो डांस करने वाले लोग होते थे, नाचने गाने वाले लोग होते थे, गायक होते थे, सिंगर होते थे, ये क्या होते थे, टोली में श्रेणी बना करके घूमते थे और लोगों का मनोरंजन क्या करते थे। उस समय आज की तरह मोबाइल नहीं था, मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, तो इनको पानर कहा जाता था या बिडेलियर कहा जाता था। याद रखने योग्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओबेयर जैसी कवयित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। यानी इससे पता चलता है कि संगम काल में स्त्रियां भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, महिलाओं को पढ़ने की अनुमति थी, इससे स्पष्ट होता है। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। और देखिए ये परंपरा आज भी है, आज भी उत्तर भारत में तो काफी इसकी परंपरा गहराई है कि किसी आपके दरवाजे पर ये पेड़ लगे हुए हैं, उस पर पक्षियां चहचहाते हैं, खास करके कौवे, तो मम्मी पापा बोलेंगे कि कोई ना कोई मेहमान आने वाले हैं। मेहमान आने वाला पहले के जमाने में था, आज तो मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन से पहले पता चल जाता है कि हाँ फलाने मामा आने वाले हैं, कोई यहाँ रिश्तेदार आने वाले हैं, इतने बजे आ जाएंगे, लेकिन पहले ये पता नहीं चलता था। तो ये कौवे सूचना देते थे कि आज कोई मेहमान आने वाले हैं। कौवे नाविकों, और ये कौवे का जो काम था इसको शुभ पक्षी माना जाता था संगम काल में। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। नाविक जो होते थे, जो समुद्र मार्ग में यात्रा करते थे, नदी मार्ग जल मार्ग से यात्रा करते थे, उनको भी सही दिशा का बोध कराने का काम करते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। सागर समुद्र में जब नौ जहाज चलते थे तो कौवे क्या करते थे, मार्ग दिखाने का काम क्या करते थे। आप बताइए ये कितना महत्वपूर्ण सूचना तंत्र के रूप में कार्य करता था पक्षी। आगे बढ़ते हैं। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। यानी जो लोग मर जाते थे, जहां उसको दफनाए जाते थे या जलाए जाते थे, तो वहां पर क्या किए जाते थे, पत्थर की एक टीला बना दिया जाता था, एक समाधि स्थल बनाया था, उसके नाम लिख दिए जाते, उनसे जुड़े हुए जो शुभ विचार है वो लिख दिए जाते थे। तो कह रहा है ये प्रथा का प्रचलन था और आज भी है। इनकी पूजा भी होती थी और उस समाधि की पूजा भी होती थी, वो प्रथा आज भी है। तो वर्तमान संदर्भ में भी इसका महत्व है। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। लेकिन कह रहा है ये पत्थर जो होते थे, ये समाधि जो होते थे, ये अक्सर जो है जो सैनिक युद्ध में मारे जाते थे उनके समाधि तो बनाई ही जाती थी। संगम काल में किसानों को बेला तथा उनके प्रमुखों को बेलियर कहा जाता था। जो खेत पर काम करते थे उसको बेलार कहा जाता था और जो खेत के मालिक होते थे उन्हें बेलीर कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं अक्सर एग्जामों में, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैडी सीवर कहा गया है। आगे है, संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। अब हमने पढ़ा है कि संगम काल में जो चोल पांडे राजवंश हुआ करते थे, उसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा विस्तार और विकसित जो साम्राज्य था वो चोलों का था। तो संगम काल में चोलों की जो समृद्धि का मुख्य कारण था, उनके विकास का जो मुख्य कारण था, उसकी सुविकसित वस्त्र उद्योग था। यानी चोल राजवंश जहां शासन करते थे तो उस राजवंश के अंतर्गत उनके क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग काफी फला फूला था और उनसे भारी मात्रा में सरकार को आय प्राप्त होती थी और जिससे साम्राज्य के वृद्धि को बल मिला। पांड्य राज्य में कोकई, सलयूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। ये पांड्य राज्य के बंदरगाह क्षेत्र हैं कौन कौन, तो कोकई है, सालियूर है एवं चेर राज्य में बंदर है। याद रखेंगे। कोकई मोती खजाने का प्रमुख पतन था। यानी यहाँ पर मोती विदेशों से आयात होते थे और जहाज के माध्यम से लाए जाते थे।
कोरामंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकामेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो अरिकामेडु जो बंदरगाह है ये चोल वंश से संबंधित है। और ये कहाँ है? तो करा पुदुचेरी के 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। तो चोल साम्राज्य का व्यापार रोम साम्राज्य के साथ होता था, रोम के साथ होता था। और ये अरिकामेडु बंदरगाह से होकर के सामान का आयात निर्यात किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। और ये बस्ती कहाँ चला है पता? तो अरिकामेडु में। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था, यानी मूंगे बनाए जाते थे। इनके कारखाना कह रहा है कि उस समय में जब चोल साम्राज्य था तो मूंगे बनाने के कारखाने थे। पेरिप्लस में अरिकामेडु को पेडॉक कहा गया। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी जो पुस्तक है उसमें भी अरिकामेडु के बारे में चर्चा की गई है और उसमें अरिकामेडु को पेडॉक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार सकने की विधि खोजी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम काल में ही कह रहा है, मिस्र का एक नाविक था जो जहाज लेके चलते थे। जहाज को चलाने वाले जो ड्राइवर होते उसे नाविक कहा जाता था। तो वही नाविक जो है उसका नाम था हिप्पोलस। उसने ही मानसूनी हवाओं के सहारे, जब मानसून जून के महीने में भारत की तरफ आता है तो उन हवाओं के सहारे वो जहाज को क्या करते थे? समुद्र में उतारते थे और समुद्र पार करा देते थे। और उनकी वो विधि की खोज की है। आगे हैं, तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। याद रखने योग्य था, इंपॉर्टेंट भी है। तमिल देश की जो प्राचीन देवता था वो मुरुगन कहलाता था। कालांतर में उसका नाम सुब्रहण्य हो गया था, यानी बाद में उसका नाम बदल के सुब्रहण्य हो गया। और स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका तादम स्थापित किया गया। और स्कंद कार्तिकेय जो देवता है उनके साथ उनका संबंध स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। हिंदू धर्म में जो स्कंद कार्तिकेय है उसको शिव और पार्वती, भगवान शिव जो है शंकर जी और पार्वती जो उनका पुत्र बताया गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का जो प्रतीक था वो मुर्गा को माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। यानी क्रीड़ा करने का मतलब खेल करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र था भरछा। भरछा का मतलब एक तरह से वो त्रिशूल जो देखते हैं वो त्रिशूल को माना गया भरछा। कुर्बस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया। यानी कुर्बस नामक एक पर्वतीय जनजाति थी जो पर्वत पर रहती थी और उसी की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां कहा गया है या माना गया है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप अपना कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें कि हमें क्या सुधार करनी चाहिए।